दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के ADJ 3 के आदेश पर अलीनगर विधानसभा के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को हिरासत में लेकर भेजा गया मंडल कारा दरभंगा। दरभंगा अलीनगर विधानसभा के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को दरभंगा व्यवहार न्यायालय के MPMLA ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर के कोर्ट ने एक पुराने मारपीट के मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। इस मामले में शुक्रवार 23 मई को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला आने वाला था। इसी मामले की तारीख पर अपील करने आए थे। उसी मामले में विधायक को 24 घंटे की कस्टडी में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया गया है। दरअसल दरभंगा जिला के एकमात्र MPMLA की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाई टोल पचाधी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवी की धारा 323 में 3 माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सम 0419 से बने विचारण वाद सम 884/23 का विचारण पूरा कर दोनों दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है। दोनों जुर्मियों के विरुद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 19 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी सम 4/19 संस्थित कराया। सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला। जब वो गोसाई टोल पहुंचा तो पूर्व दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव एवं अन्य 20/25 व्यक्ति हरवे हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेरकर गाली गलौज करने लगा। जब उसने विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार किया, जिससे उसका सिर कट गया और खून बहने लगा। सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिया। जख्मी का इलाज पहले केवटी PHC और तत्पश्चात DMCH में हुआ। अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र समर्पित किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 20 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान पश्चात बहस उपरांत शुक्रवार को MPMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या की अदालत ने विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई थी। इस आदेश के आलोक में विधायक मिश्रीलाल यादव आज ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत में अपील के लिए गए थे, जहां से उन्हें 24 घंटा के लिए हिरासत में लेकर दरभंगा मंडल कारा भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा, कोर्ट ने मुझे 3 महीने की सजा सुनाई थी। इसी मामले को लेकर अपील करने कोर्ट आया था, जहां न्यायालय ने मुझे 24 घंटे के लिए कस्टडी में ले लिया है। मुझे जानकारी नहीं है। ये केस में हमको 3 महीने का सज़ा हुआ था। वो अपील में हम आए थे और कल उसका जजमेंट है और एक 6/25 क्रॉस अपील फाइल किया था। उसी में कल जजमेंट का डेट है। उसी में कितने दिन के लिए? कल के लिए कस्टडी में कितने दिन? 2 दिन के लिए। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 05 सर्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में विगत 2 माह से चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आज समापन सह प्रमाण पत्र वितरण समारोह किया गया। मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद पूजा मंडल ने सफल प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र वितरण करते हुए कहा कि फाउंडेशन महिला स्वावलंबी की ओर हमेशा अग्रसर रहा है। सिलाई सीखने के बाद महिलाओं में अर्थोपार्जन करने की उम्मीद जग जाती है। वो घर परिवार का काम करते हुए अर्थोपार्जन कर सकती है। इस शिविर की प्रशिक्षिका रश्मि कुमारी ने 31 महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर आरती कुमारी, शिल्की कुमारी, रजनी देवी, काजल कुमारी, अनीता देवी, श्रीति कुमारी, काजल देवी, नेहा मल्लिक, प्रीति कुमारी, पार्वती कुमारी, अदिति कुमारी आदि उपस्थित थे। नेत्रदानी श्याम सुंदर जसराजपुरिया के परिजनों को किया गया सम्मानित। दधीची देहदान समिति के सत्प्रयासों के फलस्वरूप गुल्लूवारा निवासी व्यवसायी श्याम सुंदर जी जसराजपुरिया 82 के 9 मई को निधनोपरांत परिजनों ने नेत्रदान करवाया था।
आज उनके आवास पर श्राद्ध कर्म के अंतिम दिन पगड़ी की रस्म के दौरान पुत्रों राजेश जसराजपुरिया एवं मुकेश जसराजपुरिया को सम्मानित किया गया। सभा के प्रारंभ में विनोद शर्मा एवं पवन बगड़िया ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। दधीची देहदान समिति बिहार के अध्यक्ष एवं सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, महासचिव पद्मश्री विमल जैन एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष प्रसाद के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रेषित पत्र को विनोद सरावगी ने पढ़कर सुनाया और विजय परशुरामपुरिया ने श्याम सुंदर जी के पुत्रों को हस्तगत कराया। ओम प्रकाश खेड़िया मुन्ना ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा सर्वोच्च सेवा सम्मान से सम्मानित करते हुए अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक पोद्दार ने श्याम सुंदर जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका पूरा जीवन सादगी भरा था। वे सेवा भाव के उच्च शिखर पर विराजमान थे। उन्होंने अपने जीवन में सेवा एवं दूसरों की मदद को दिनचर्या के रूप में अंगीकार कर रखा था। प्रो पोद्दार ने DMCHI बैंक के प्रथम नेत्रदानी बद्री प्रसाद महंसरिया जी को याद करते हुए कहा कि महंसरिया जी द्वारा जो नेत्रदान की मशाल उठाई गई है, आज उसके पीछे एक कारवां चल पड़ा है। पुत्रों को नेत्र ज्योति सम्मान से सम्मानित करते हुए रुकमानंद अग्रवाल ने कहा कि मानवता की सेवा के प्रति जो मिसाल आज इस परिवार ने पेश की है, वह समाज के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के गणमान्य जनों और व्यवसायियों ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उनके नेत्रदान के निर्णय की सराहना की। दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री एवं रेड क्रॉस के सचिव मनमोहन सरावगी ने बताया कि नेत्रदान एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ मात्र आंखों की ऊपरी पारदर्शी झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, का दान आई बैंक की टीम द्वारा मृतक के घर पर ही जाकर लिया जाता है और इस प्रक्रिया में मात्र 8 से 10 मिनट का समय लगता है। रतन चौधरी ने कहा कि भगवान भी अंगदान या देहदान नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। उन्होंने समाज से इस अभियान में आगे आने हेतु आह्वान किया। उर्दू भाषा प्रोत्साहन अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मो जमाल मुस्तफा के द्वारा समा रोशन कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी को शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में उर्दू भाषा को प्यार करने वालों की कमी नहीं है। सरकार के द्वारा निकल गई प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से भाषा संस्कृति को मजबूती प्रदान करता है और विरासत पर भी गर्व है। भाषा के माध्यम से, तहजीब के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान पीढ़ी कृत संकल्पित और तत्पर है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक समकक्ष विद्यार्थी के लिए नज़्म और रुबाई, तारीफ व तौजीह, इंटर समकक्ष विद्यार्थी के लिए फन अफसाना निगारी एक जायजा एवं स्नातक समकक्ष विद्यार्थी के लिए नावेल निगारी आगाज व इरतका विषय पर प्रतियोगिता रखा गया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी को सुना और उन्होंने कहा कि प्रतिभागी पूरी तैयारी के साथ आया है और चुनौती मजबूती से वाद विवाद रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा का प्रदर्शन राज्य में उदाहरण दिया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रथम क्लास से लेकर 8 क्लास तक किताब, कॉपी, पोशाक आदि निःशुल्क प्रदान किया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साइकिल योजना से सभी विद्यार्थियों के पैर में छक्का लग गया है, जो काफी तेजी से शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना अब बहुत आसान हो गया है। खरीफ महाभियान कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन। प्रेक्षागृह दरभंगा में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा दरभंगा के द्वारा खरीफ महाभियान 2025 जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि खरीफ फसलों की उन्नत किस्मों, गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग, समय पर बुआई एवं कृषि में प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि कृषि में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग एवं फसल विविधीकरण के माध्यम से ज्यादा किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री रोशन ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों को आमदनी बढ़े, उनका लागत मूल्य कम हो और उत्पादन के माध्यम से आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके। तारांकन उन्होंने कहा कि यह अभियान इस बात पर जोर डालता है कि कृषि उत्पादक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे तब उसका विपणन एवं निर्यात भी कर पाएंगे। जब कोई देश और राज्य अपने जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है तो उसकी तरक्की की गति, विकास की गति और तेज हो जाती है। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के बीज मिट्टी के अनुरूप, पर्यावरण के अनुरूप है तो उत्पादन अच्छा होगा। बीज का प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण अवयव है। उन्होंने कहा कि किसान को मिट्टी के संबंध में भी जानकारी रहे, खाद उतना ही उपयोग करना है जितना आवश्यकता है, अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उत्पादन भी प्रभावित होता है। उन्होंने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार के कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का जानकारी दिया गया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना है। जागरूकता के लिए कार्यशाला जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। कृषि चौपाल के माध्यम से गांव-गांव तक सभी किसानों को जानकारी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान कृषि के सही प्रणाली को अपनाकर, अच्छा बीज का प्रयोग कर, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखकर, पोषक तत्व का अनुपात मात्रा में उपयोग करते हुए खरीफ फसल उत्पादन में अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में उत्पादन इस प्रकार से बढ़े कि यहां की आवश्यकता के बाद निर्यात की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने युवा पीढ़ी से वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का अनुरोध किया। आज कार्यशाला में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और जिला कृषि अधिकारी संयुक्त रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषि कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, संयुक्त निदेशक शस्य दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री संजय नाथ तिवारी, जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, वरीय और प्रधान कृषि वैज्ञानिक जाले नीरज कुमार झा DHO डॉक्टर मोहम्मद साजिद हुसैन ने कृषि एवं जैविक प्राकृतिक खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी दिया। आज खरीफ महाअभियान के कार्यशाला में ATM, BTM प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन अमित रंजन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण उपस्थित थे। दिनांक 22 मई 2025 को AISEC दरभंगा चैप्टर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक प्रतिनिधि सुधांशु कुमार एवं AISEC के संयुक्त सचिव मो मुजाहिद भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए सुधांशु कुमार ने कहा कि NEP 2020 की सिफारिशें शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। AISEC लगातार इसके विरोध में संघर्ष कर रही है। अब AISEC जन शिक्षा नीति 2025 PEP 2025 का मसौदा जारी कर रही है, जो लगभग सभी राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय में एक साथ 22 मई को जारी किया जा रहा है। AISEC द्वार में तैयार वैकल्पिक जन शिक्षा नीति एक धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक रूप से सार्वजनिक पोषित शिक्षा प्रणाली की वकालत करती है। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति PEP छात्र नामांकन संख्या कम होने के नाम पर छोटे स्कूलों को मर्ज कराने बंद करने का विरोध करती है, क्योंकि यह सार्वभौमिक शिक्षा का उल्लंघन है। और दूसरी तरफ AISEC दरभंगा चैप्टर के संयुक्त सचिव के मुजाहिद आजम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह विशेष दिन मनीषी राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती का दिन भी है, इसलिए इस ड्राफ्ट को इस महत्वपूर्ण दिवस पर जारी किया जा रहा है। AISEC जन शिक्षा नीति के इस ड्राफ्ट को राष्ट्रव्यापी चर्चा और विचार विमर्श के लिए जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है।
जो कि NEP 2020 के केंद्र द्वारा ऊपर से नीचे थोपे गए लोकतांत्रिक मॉडल के स्थान पर व्यापक सामाजिक संवाद के बाद ही अंतिम रूप देने की पक्षधर है। जनता की प्रतिक्रियाओं को शामिल कर अंतरिम दस्तावेज जन शिक्षा नीति 2025 NEP 2020 का विकल्प के रूप में तैयार किया जाएगा। इसे जनवरी 2026 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर केंद्र और राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। AISEC द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट में ये भी दर्शाया गया है कि शिक्षकों को केवल सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मार्गदर्शक, अभिभावक और गुरु की भूमिका में देखा जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 22 मई आज भारत के महान मनीषी आधुनिक जागरण के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय के जन्म दिवस है। इस मौके पर आज हमारे पूरे भारत में एक ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी जो एक ज़माने में 1986 के ज़माने में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस VR कृष्णैयर ने इस संगठन की स्थापना की थी। उसी के थ्रू आज जैसे हम जिस तरह से देख रहे हैं शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, धर्मनिरपेक्ष और यहाँ तक कि खतरनाक बात शिक्षा का जिस तरह से सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, इसके जो मसौदा को और बढ़ाने के लिए NEP जो लाया गया है, जैसे हमारे AISEC के जो कमेटी मेंबर सुधांशु कुमार जो शिक्षक भी हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ विरोध करते हैं लेकिन आपके पास वैकल्पिक क्या है। तो हम लोगों ने आज पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षाविद हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के 1 साल तैयारी करके हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। ये पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025 हम लोगों ने नाम दिया है। इसी के आज आधार पर पूरे भारत के हर जिला में, हर हेडक्वार्टर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी टाइम 3 बजे से पूरे भारत के हर विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस करके हम लोग एक रिलीज़ दे रहे हैं ताकि जनता के बीच में एक विचार विमर्श जाए, जनता विचार कर फिर से एक हम लोग के पास एक ड्राफ्ट 75 पेज के हम लोग ने एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट किया जो सरकार को हम लोग देंगे। और भी हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा पूरी तरह से जनवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो और जो जनवादी जिस तरह से हमारे आज़ादी आंदोलन के महान मनीषी ने पैदा किया था, मांग किया था, आज उसी चीज़ को हम लोग पुनः स्थापित करने के लिए हम छात्र समुदाय से, शिक्षक प्रेमी से, अभिभावक से अपील करते हैं कि ऐसे आंदोलन में शामिल हों। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं और हम लोग सभी प्रेस वालों को हम प्रेस वालों से भी आग्रह करेंगे कि जो ड्राफ्ट बनाई गई है उसके ज़ोर शोर से प्रचार करें, जनता के बीच में हमारे सहभागी बने और जनता के लिए हमारी जो शिक्षा बदतरीन की कगार पर खड़ी है उसे बचाने के लिए आप लोग आगे आएँ, यही हमारी बात है। हम AISEC के जॉइंट सेक्रेटरी मुजाहिद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने बुलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में पीपुल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025 जो है लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार ने जो अभी NEP 2020 जो हमारे विद्यालयों में लागू किया है, यह हमारे वास्तविक रूप में शिक्षा और संस्कृति के लिए जहर है और इसके व्यापारियों के लिए संजीवनी के समान है। पूरी की पूरी शिक्षा नीति शिक्षा के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रख के लाई गई है और इसमें जितने सारे इसके प्रस्ताव हैं, चाहे शिक्षा का जो पुराना मॉड्यूल था 10+2+3 उसको ख़त्म करके 5+3+3+4 जो लाया जा रहा है, अब पूरी की पूरी प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी के हवाले की जा रही है। ये प्राथमिक शिक्षा का सर्वनाश कर देगा। फिर दूसरी तरफ ये जो PEP मॉडल ला करके जो हमारे विद्यालयों में जो निवेश का रास्ता खोला जा रहा है और साथ साथ जो निजी संस्थान है इनको जो सरकारी संस्थानों के माध्यम से सरकारी धन से जो पोषित करने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश एक तरफ हमारे सार्वजनिक शिक्षा में ऐसे ही धन का अभाव है और दूसरी ओर आप जो है RT के नाम पे चाहे किसी भी नाम पर निजी संस्थानों को यदि आप सरकारी धन से पालते पोसते हैं तो हमारी शिक्षा पद्धति के लिए धन की कमी वैसे ही और भी बढ़ती चली जाएगी। फिर जो हमारा जो पुराना जो शैक्षणिक ढांचा था जो उसको भी पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। इस शिक्षा पद्धति में NEP में शिक्षकों को सिर्फ फैसिलिटेटर के तौर पे देखा जा रहा है। शिक्षक सिर्फ एक टूल्स हैं और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा विनाशकारी होगा कि जब शिक्षकों को यदि आप सिर्फ एक टूल के तौर पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर कल को बच्चे माँ बाप को भी अपने एक टूल के तौर पर देखना शुरू कर देंगे। ना सिर्फ जो है विद्यालयों में बिखराव होगा, शिक्षक की जो भूमिका है वो सीमित होगी। शिक्षक की भूमिका सीमित होने से परिवार भी अस्थायी नहीं बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य को लेकर के शिक्षा पद्धति लाई गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NEP के माध्यम से विदेशी विद्यालयों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। स्नातक की जो अवधारणा थी, विषयों के जो कम्बिनेशन का महत्व था, उसको तोड़ करके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट लाया जा रहा है। ये ज्ञान के संवर्धन की जगह पर पूरी तरह से ज्ञान का विनाश ही करेगा। इससे ज्ञान का संवर्धन बिल्कुल भी
नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा पद्धति जिस पर कि पर्याप्त विचार विमर्श होना चाहिए था, सोच समझ करके इसकी कमियों को और दूर किए जाने की ज़रूरत थी। ये उल्टी दिशा में, ये वास्तव में एक प्रतिगमन है। ये शिक्षा को आगे ले जाने के बजाय NEP बिल्कुल पीछे लेकर के जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम लोग महसूस करते हैं कि इस शिक्षा पद्धति का NEP 2020 का जो है विरोध होना चाहिए। लोग हमसे बार बार ये क्या करते हैं कि आप लोग सिर्फ इसका विरोध किया करते हैं, इसके विकल्प में आपके पास क्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025 जो है हम लोग आज पूरे इस देश में लोकार्पित कर रहे हैं। तो लोग इसको देखें, समझें और विचार करें कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से विनाशकारी है। ये शिक्षा और संस्कृति के विनाश के लिए है। इसके सिवा, इसके लिए जोरदार आंदोलन खड़ा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार, मैं एक शिक्षक हूँ। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का शुभारंभ। कोरियन जलपरी होंगी आकर्षण का केंद्र। दरभंगा। किताबों में, सिनेमा में जलपरी को आपने देखा होगा या सुना होगा। अब आप इसे सामने से देख सकते हैं और यह पल आपके ही नहीं, आपके बच्चे और परिवार के लिए भी रोमांचक होगा। जी हां, दरभंगा शहर के लोगों को यह अद्भुत जलपरी देखने का बेहतर मौका है। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला मेगा जलपरी शो का आगाज दरभंगा के वैदेही पार्क में हो चुका है। बच्चे की गर्मी छुट्टी का बेहतर मजा इससे बेहतर नहीं है। आप भी ऑफिस की छुट्टी के बाद परिवार संग समय बिताने पहुंच सकते हैं। शिवधारा चौक पर आरंभ बिजनेस एंड मार्केटिंग के द्वारा आयोजित डिज्नीलैंड मेला सह जलपरी शो का भव्य शो चल रही है। आयोजक विक्की पांडेय ने कहा कि यहाँ के झूला सहित कई हाईटेक एडवेंचर की यात्रा बच्चों को खूब पसंद आएगी। साथ ही जलपरी बच्चों के लिए तो अजूबा ही होगा। आयोजक नित्यानंद सिंह ने बताया कि इस बार मेला का मुख्य आकर्षण में कोरियन जलपरी के साथ सुनामी झूला और फिशबी झूला है। अन्य झूला के रूप में रेंजर झूला, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, टॉय ट्रेन, ड्रैगन, रशियन झूला, मिकी माउस, वॉल वंशी, किड्स राइड्स भी है। इस मेले में मनोरंजन के साथ साथ जमकर खरीदारी भी लोग कर सकेंगे। मेले के प्रकाश पांडे ने कहा कि मुख्य रूप से राजस्थानी अचार, जयपुरी अचार, चूरन, सहारनपुर के फर्नीचर के साथ महिलाओं से संबंधित हर प्रकार के सौंदर्य उपयोगी सामान उपलब्ध है। यहाँ पहली बार लोग सुनामी झूला का आनंद ले सकेंगे। श्री पांडेय ने ये भी बताया कि आज के दौर में बच्चों में जो कार्टून कैरेक्टर का ख्याल आता है वह सब यहाँ देखने को मिलेंगे। जलपरी के प्रति अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए परिवार बच्चों के साथ मेला जरूर देखने जाना चाहिए। चिट्टू सिंह ने बताया कि प्रवेश करने के साथ ही लोगों में रोमांच भर जाएगा। महिलाओं के लिए ज्वेलरी आइटम, राजस्थानी कंगन, मुंबई के फैंसी चप्पल, जूते पर और अन्य जरूरत के सामान यहाँ किफायती दाम पर मिलेंगे। खरीदारी करने के साथ साथ खानपान की विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय व्यंजन एवं चाइनीज फास्ट फूड के साथ भेलपुरी, पाव भाजी, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज आदि की बेहतर व्यवस्था की गई है। मेले में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा के साथ साथ लेडीज कांस्टेबल, लेडीज एवं जेंट्स बाउंसर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है। मेला रोजाना 3 बजे से रात्रि के 10 बजे तक चलेगे। Make a beautiful movement for the swimming, and then how to show the beautiful swim in the water, and make sure the perfect make I think in the water we always make a beautiful movement like, and always. When you are in the water, you are playing dancing. Yeah, play dancing, make a love, kiss, and say hello for everyone. And I think all you guys have to come and show the mermaid show. What's your name, ma'am? My name is Isayu. Where are you from? I am from Bali, Indonesia. Indonesia. From how long you are playing this kind of the Jalpari show in India? Is it the first time show the Jalpari in India? But in Indonesia, we already show. Okay, there's a bit to sing told they are showing you are your reputation and 5 minutes.
Without oxygen. Without oxygen, you are live in water 5 minutes. Yeah. Okay. थैंक यू। क्या इस बार डिज्नीलैंड में नया धमाका कर रहा है? देखिए, हम लोग पूर्व में भी देश के कोने कोने में एग्जीबिशन डिज्नीलैंड मेला लगाते आ रहे हैं और हर एक जगह विभिन्न थीम पर हम लोग मेला लगाते हैं। अभी पिछले साल भी दुबई सिटी थीम पर डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किए थे दरभंगा वासियों के लिए और मिथिलांचल के लिए। अब की बार हम मरमेड जलपरी लेके आए हैं। जलपरी मेगा शो इस मिथिलांचल की दरभंगा की पावन धरती पर होने जा रहा है, जिसमें फॉरेन से जलपरी हम लोग जो सुनते थे देखा नहीं करते थे, वो जलपरी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये डिज्नीलैंड मेला दरभंगा में शिवधारा के पास। कब से ये सुविधा शुभारंभ हो रहा है? ये सुविधा 22 तारीख से, आज दिनांक 22 तारीख से ये जलपरी शो स्टार्ट हो रहा है। कितने देर का शो होने वाला है? और ये जब तक ये मेला का ड्यूरेशन 4 बजे से लेके रात्रि के 10 बजे तक ये शो कंटिन्यू चलते रहेगा। नहीं, टाइमिंग इसमें क्या होता है कि कोई टाइमिंग नहीं होती है। इसमें टाइमिंग होती है कि आप अंदर प्रवेश करते हैं हॉल में और उसमें जलपरी लोग, मरमेड जो लोग हैं, वो अपना शो दिखाते रहती हैं, कर्तव्य दिखाते रहती है कि जलपरी किस तरह वर्क करती हैं। वो अपना शो को देखना है, सेल्फी लेना है। किस्म किस्म के लोग यहाँ पे दिल के चित्र वगैरह बनाते हैं अंदर पानी के अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये 5 मिनट बिना ऑक्सीजन का नीचे पानी में रहती है और उसके बाद थोड़ा सा के लिए ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है और 5 मिनट बिना ऑक्सीजन की ये लोग दोनों जो जलपरी फॉरेन के रहने वाली हैं ये लोग करती हैं। क्या इस सिलेंडर के 5 मिनट? सिलेंडर का 5 मिनट। ये लोग के पास पूरा सर्टिफिकेट पाया हुआ है और अच्छे वर्क करते हैं। इसको लेकर के कोई एक्स्ट्रा शुल्क भी है? हाँ, इसका 50 रुपये टिकट रखे हैं हम लोग। मिनिमम जो है जो शुल्क है वो मिनिमम 50 रुपये है। कैसे यहाँ कितने जलपरी रहेंगे इसमें? यहाँ पे आने का रास्ता है, ये शिवधारा कल्पना सिनेमा के बस पीछे है, वैदेही पार्क मैदान। अच्छा, क्या वजह रही कि काफ़ी विलम्ब आपके यहाँ जलपरी कार्यक्रम स्टार्ट? जलपरी क्योंकि जलपरी बहुत कम अभी इंडिया में आ पाई है। ये उधर केरल तरफ ये लोग ज़्यादा शो हुआ है, उधर से हम लोग लेके बिहार में आते हैं। बिहार में पिछले हम लोग पटना में लगाए थे दुर्गा पूजा में। अभी हम लोग यहाँ पे मिथिलांचल में अभी तक कोई ऐसा शो ही नहीं लगा। पहला शो है? यस सर। जलपरी किस सागर से लेके आए हैं? अभी हम लोग, ये कुछ लोग फिलीपींस की रहने वाली हैं, ये लोग खुद बताएंगे कि ये लोग कहाँ के रहने वाली हैं। क्या नाम है पिछले जो शो, मेरा नाम है बिट्टू सिंह, नित्यानंद से बिट्टू सिंह। दरभंगा पहुंचे नगर विकास एवं नगर आवास विभाग बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा तथा दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित नए टाउनशिप के स्थल का गुरुवार को किया निरीक्षण। दरभंगा के सबसे खूबसूरत टाउनशिप में किया जाएगा डेवलप। मालूम रहे कि ये डेवलपमेंट नई टाउनशिप का कार्य दरभंगा के लहरियासराय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होगा। तमाम बातों के संबंध में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा आवास बोर्ड को हम गुड़गांव और नोएडा की तरह और नोएडा स्टाइल में उसको डेवलप करना चाह रहा है और ये दरभंगा का सबसे खूबसूरत टाउनशिप के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। और इसको लेकर के आज भारत सरकार की उपक्रम एनवीसी के लोग, बड़े पदाधिकारी और बिहार स्टार के भी संबंधित पदाधिकारी दरभंगा आए हैं और हमारे भी यहाँ के लोकल अधिकारी, पटना के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी सब लोग मिलकर के इस कार्य निरीक्षण किए हैं। अभी प्रथम चरण में 3 लोकेशन को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो बिल्कुल खाली है। हमारा उद्देश्य है कि जनता मालिक को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो 3 खाली लोकेशन है वहां से हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे और खूबसूरत डिजाइन के साथ इसको डेवलप करेंगे। आने वाले दिनों में यह अपने आप में बेहद खूबसूरत टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और जिस प्रकार की प्लानिंग यहाँ अधिकारी और एनबीसी के लोग मिलकर कर रहे हैं तो उस पर हम आज से एक प्रकार से हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। आने वाले दिनों में जब इसका पूरा मॉडल खड़ा होगा और अन्य जानकारी आएगी तो भी हम आपसे फिर उसको शेयर करेंगे। अन्य जानकारी, बिल्डिंग इत्यादि, उसके अंदर कमर्शियल प्लेस छोड़ेंगे, स्कूल भी बनाएंगे, पार्क भी बनाएंगे, बड़ा यूटिलिटी सेंटर भी छोड़ेंगे। थोड़ा और आगे बात बढ़ जाएगी तो मैं शेयर करूंगा। आज तो पहले दिन है, हमने जगह लोकेट किया, चिन्हित किया है कि किन किन जगह से हम लोग कार्य को प्रारंभ करेंगे। उसको आज करीब करीब चिन्हित कर लिया गया है। अब उसका पूरा रोड मैप बना करके ब्लूप्रिंट तैयार होगा।
आवश्यकता है। दरभंगा में खूबसूरत टाउनशिप की। दरभंगा के पास आज अपना एम्स है, दरभंगा के पास अपना एयरपोर्ट है, दरभंगा के पास तारा भवन है, दरभंगा के पास IT भवन है। तो दरभंगा में जब इतने आयाम जुड़े हैं तो दरभंगा टाउनशिप बनाने का और उसमें यहाँ के लोगों को रहने का, तो इसको लेकर के हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और नगर विकास आवास इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और तेजी के साथ हम लोग इस प्रकार आने वाले दिनों में इसके अतिरिक्त एक सैटेलाइट सिटी भी दरभंगा के अंदर बनाएंगे। इसकी पॉलिसी भी अभी हम ला रहे हैं, जब तक वो कैबिनेट में नहीं आता है तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। देखिए, जो दरभंगा का जो ये आवास बोर्ड है, इस आवास बोर्ड को हम बिल्कुल गुड़गांव और नोएडा स्टाइल में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। दरभंगा का सबसे खूबसूरत टाउनशिप के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं और इसको लेकर के आज भारत सरकार की उपक्रम NVCC के लोग, बड़े पदाधिकारी दरभंगा आए हैं और हमारे भी यहाँ के लोकल अधिकारी, पटना के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी, सब लोग मिल कर के इसका आज निरीक्षण किए हैं। अभी प्रथम चरण में 3 लोकेशन को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो बिल्कुल खाली है। हमारा उद्देश्य है कि जनता मालिक को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो 3 खाली लोकेशन है वहाँ से हम लोग कार्य प्रारंभ करें और खूबसूरत डिजाइन के साथ इसको डेवलप करें। आने वाले दिनों में यह अपने आप में बेहद खूबसूरत टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और जिस प्रकार की प्लानिंग यहाँ अधिकारी और NVCC के लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग काम आज से एक प्रकार से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। आने वाले दिनों में जब इसका पूरा मॉडल खड़ा होगा और अन्य जानकारी आएगी तो भी हम आपसे फिर उसको शेयर करेंगे। सर, बड़ी बात है कि जो अभी आप डेवलप करेंगे किन लोगों को मिलेगा? निश्चित तो आम आवाम के लिए होगी। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होगा, उसके अंदर कमर्शियल प्लेस छोड़ेंगे, स्कूल भी बनाएंगे, पार्क भी बनाएंगे, कॉमन यूटिलिटी सेंटर भी छोड़ेंगे। इस सब पर काम कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बात बढ़ जाएगी तो मैं शेयर करूंगा। आज तो पहला दिन है कि हमने जगह एलोकेट किया, चिन्हित किया है कि किन 3 जगह से हम लोग कार्य को प्रारंभ करेंगे। उसको आज करीब करीब चिन्हित कर लिया गया है। अब उसका पूरा रोड मैप बना करके ब्लूप्रिंट तैयार होगा, तब फिर एक बार आपके साथ बैठ करके विस्तृत चर्चा। सर, जो बनकर तैयार होगा ये तो दरभंगा विकास में बड़ी कदम है। जिस तरह से दरभंगा मिथिला की विकास की बात करें तो लगातार एयरपोर्ट, एम्स के बाद एक नई दिशा में कदम हो रहा है। तभी तो आवश्यकता है दरभंगा में खूबसूरत टाउनशिप की। दरभंगा के पास आज अपना एम्स है, दरभंगा के पास अपना एयरपोर्ट है, दरभंगा के पास तारा भवन है, दरभंगा के पास IT भवन है। तो दरभंगा में जब इतने आयाम जुड़े हैं तो दरभंगा को हक है खूबसूरत टाउनशिप भी बनाने का और उसमें यहाँ के लोगों को रहने का। तो इसको लेकर के हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और नगर विकास आवास इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और तेजी के साथ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सर, एक टाउनशिप तो आपके, दूसरा एक बड़ी बात ये भी है कि जो जिस तरह एम्स का निर्माण हो रहा है और को खाली जगह है, क्या वहाँ भी टाउनशिप बनाने की उस प्रक्रिया? आप निश्चिंत रहिए, आने वाले दिनों में इसके अतिरिक्त एक सैटेलाइट सिटी भी दरभंगा के अंदर बनाएंगे। उसकी पॉलिसी भी अभी हम ला रहे हैं। जब तक वो कैबिनेट में नहीं आता है तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी। एक सवाल और, ये केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद दरभंगा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि युद्ध बहुत जल्दी मोदी जी ने रोक दिया। शकील साहब को लड़ रहा है तो तैयार हो जाए। दूसरी बात सर, राम जानकी मंदिर के पुजारी को पीटा गया है भरवाड़ा में। मुझे ये पूरी जानकारी ले लेने दीजिए। अगर ऐसा कोई किसी ने ऐसी दुस्साहस जुटाई होगी तो इस सरकार में कम से कम वो बख्शे नहीं जाएंगे। सेंट्रल पब्लिक स्कूल दरभंगा ने मनाया 29वां वार्षिक महोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मोहित हुए अतिथि और अभिभावक। दरभंगा शहर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बुधवार को 29वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक भोला यादव, DPO मध्याह्न भोजन दरभंगा नवीन ठाकुर, डॉक्टर M.K. शुक्ला, प्रो. विजय कुमार, S.N. प्रसाद, इंद्रजीत यादव मुखिया प्रतिनिधि, दिलावरपुर सह कबीर चक, प्रो. कन्हैया साह, प्रो. गणेश प्रसाद, जिला परिषद सदस्य सुजाता देवी व विद्यालय के निदेशक शंकर यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के निदेशक शंकर यादव ने सभी अतिथियों का पारंपरिक मिथिला रीति रिवाज अनुसार पाग, चादर व माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात छात्रों द्वारा प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजद के पूर्व विधायक भोला यादव ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कला, नृत्य, संगीत व अभिनय जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने में अभिभावकों व विद्यालय की अहम भूमिका होती है। उन्होंने स्कूल परिवार को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने झिझिया, पंजाबी, मैथिली, कव्वाली, ड्रामा व ऑपरेशन सिंदूर जैसे रंगारंग प्रस्तुतियों से मंच को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में शामिल अभिभावक व अतिथि कलाकारों की प्रतिभा देखकर भावविभोर हो उठे। विद्यालय के इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति को भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल गंभीरता से लेता है। सभी विद्यालय के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये विद्यालय का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम का शुरुआत होगा। ताली बजाएं आप लोग कम से कम। विद्यालय का स्थापना दिवस है। एक साल अपने विद्यालय का मनाते हैं। इसमें हमारे बच्चों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे डांस का एक तरह का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराते हैं। हमारे बच्चे अपने विद्यालय में भाग लेकर सम्मिलित होकर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं जो आप लोग के सामने। साथ ही हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कई ऐसे अभिभावक हैं जो कमजोर तबके के हैं, उनके पुत्री को मैं फ्री में विद्यालय में पढ़ाता हूँ। कौन कौन लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री हरीश सैनी, बिहार सरकार, श्री भोला यादव पूर्व विधायक बहादुरपुर, श्री नवीन ठाकुर MDM प्रभारी DPO साहब, उसके बाद डॉक्टर MK शुक्ला जो IB स्मृति के चेयरमैन है, साथ ही भाजपा नेता है। उसके बाद पूर्व BO साहब कैलाश बाबू, उसके बाद श्री विजय प्रसाद जो कॉलेज इंस्पेक्टर है मिथिला यूनिवर्सिटी के, अन्य गणमान्य जिला परिषद के चेयरमैन साहिबा आई हुई हैं। उसके बाद पूर्व BDO संगीता साहू इस प्रोग्राम में सम्मिलित है। अन्य गणमान्य व्यक्ति हमारे मुखिया जी इंद्रजीत यादव जो बहुत ही लोकप्रिय मुखिया जी हैं, हमारे छोटे भाई के समान है। अन्य और सब कई सरपंच भी हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं। और आप लोग मीडिया साथी, आपका परिचय सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ शंकर यादव, निदेशक सेंट्रल पब्लिक स्कूल BMP 13। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कौन जगह पर? कार्यक्रम बच्चे के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग प्रत्येक सप्ताह बच्चे को सिखाते हैं वह अपना परफॉर्मेंस फंक्शन में कर रहा है। जैसे झिझिया हो गया, हर तरह के नाटक हुआ, अभी आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे अपने कला का प्रदर्शन किए। ठीक, पुरस्कृत भी किया जाएगा क्या बच्चों को? सभी बच्चे को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे गेस्ट आए हुए हैं, उनके हाथ से सभी को प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। इसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। तो भारत माँ की जय ये पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ जय घोष है। इससे बड़ा न कोई था, न है, न रहेगा। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? वो इसलिए कोई भी जय घोष में हम कहेंगे सियावर रामचंद्र जी, तो कुछ लोग बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कुछ क्रिश्चियन भाई है उसको नहीं अच्छा लगे, नहीं बोलेंगे। कोई मुस्लिम भाई है उसे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बोलेंगे। कोई यानी कहेंगे, कोई बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत माता की जब बात आएगी तब देश भर के जितने लोग हैं जिन्हें भी भारतीय होने पर गौरव है, वो देश के 140 में 140 करोड़ देशवासी को जय घोष कहना चाहिए। ये बात, ये विषय हमारे बच्चों के जीवन में भी उतरना चाहिए। तो पढ़ने से ज्यादा
कर्म में जो विषय आता है उससे बच्चा मेरा सीखता है। थोड़ा सा प्यार से बोलेंगे। जितने लोगों का संख्या भारत माता की जय घोष में बोलते हुए देखा तो मन को वो आनंद नहीं आया तो आनंद आना चाहिए। जरा बोलेंगे प्यार से सभी लोग, बोलिए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो हम लोग बहुत लंबे समय से देखते सुनते, परिवार की ओर से आयोजित वार्षिक समारोह में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके माता पिता, स्कूल के सभी शिक्षकगण और होनहार हमारे आने वाले कल के भविष्य छात्र छात्राएं, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथियों, आज का दिन बहुत ही पावन दिन है जो आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल अपने वार्षिक वर्षगांठ अन्य वर्षों की तरह इस बार भी मना रहा है। अभी जो इनके विद्यालय के बारे में बताया गया उसके हिसाब से लगातार ये विद्यालय इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको एक फूल की माला की तरह प्रयोग करके एक स्वरूप देने का काम ये विद्यालय कर रहा है। और इसमें इसके जो निदेशक हैं श्री शंकर यादव जी, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उनके शिक्षकगण जितने भी हैं सभी लोग बच्चों को संवारने में जो भूमिका निभा रहे हैं, मैं 2015 से यहाँ आ रहा हूँ और देख रहा हूँ जिस तरह से बच्चों का हुजूम, माता बहनों का हुजूम, अभिभावकों का हुजूम विद्यालय के अंदर है। इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि इसी तरह 3 गुना राज्य गुना विद्यालय बढ़े। और हम अपने बच्चों को एक चीज बताना चाहते हैं, जो आप ही हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। आप ही में से कोई वैज्ञानिक, कोई राजनेता, कोई शिक्षक, कोई प्राध्यापक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और न जाने किन किन पदों पर जाने वाले हमारे भविष्य हैं। इसलिए आप सभी लोग विद्यालय में अच्छे से अपना ज्ञान वर्धन करें। और अभिभावकों से निवेदन है जो अपने बच्चों को समय पर भेजें, मोबाइल से जरूर दूर रखें, क्योंकि मोबाइल जो है वो कहीं न कहीं बच्चों के विकास में बाधा आ रहा है। इसलिए अभिभावक का सबसे बड़ा दायित्व है। स्कूल में तो शिक्षक के पास मैक्सिमम 6 से 7 घंटा बच्चे रहते हैं, लेकिन अधिकांश समय बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं। और खास करके कामकाजी माता पिता के बच्चे मोबाइल से ज्यादा लगाव रखते हैं, जिसके चलते उनका मानसिक बौद्धिक विकास रुक जाता है और साथ ही साथ उनका पढ़ाई भी बाधित होता है। इसलिए हम एक आग्रह करेंगे, एक निवेदन करेंगे अपने अभिभावकों से, जो बच्चों को मोबाइल से जितना संभव हो सके दूर रखें। निश्चित तौर से हमारे बच्चे अच्छे करेंगे। और पुनः विद्यालय परिवार के सभी लोगों को शुभकामना बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित मारवाड़ी विवाह भवन के ठीक सामने वाली गली में दिनांक 15 मई 2025 गुरुवार की देर शाम को दीपक प्रसाद बर्तन दुकान से 3 अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटकांड को अंजाम दिया था। उक्त कांड का उद्भेदन करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया है कि दीपक प्रसाद बर्तन दुकान से 3 अपराधकर्मी ने लूटकांड को अंजाम दिया था।
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज तथा मानवीय सूत्रों के आधार पर एवं सघन रूप से अनुसंधान करते हुए लूटी गई कुछ रूपों के साथ 2 अपराधियों को पकड़ लिया। आगे डीएसपी ने बताया कि घटना को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गठित टीम में शेषनाथ प्रसाद, मिथिलेश कुमार, विपिन कुमार, विनोद कुमार राय एवं टेक्निकल टीम मधुबनी को शामिल किया गया। गठित टीम ने उक्त लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ने सफलता पाई है। पकड़े गए दोनों अपराधियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वही तीसरा अपराधी जो घटना के बाद से फरार है उसे भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेंगी। आगे डीएसपी ने बताया है कि दोनों अपराधियों ने पूछताछ के दौरान अपना परिचय सतीश कुमार उर्फ नारद, 22 वर्ष, पिता कामेश्वर राय, गांव बलडीहा, वार्ड नंबर 03, जयनगर, बबलू कुमार राय, 25 वर्ष, पिता यानगेद राय, गांव जयनगर, वार्ड नंबर 02 बताया है। वही तीसरे फरार अभियुक्त को लेकर पूछे जाने पर राकेश कुमार राय, जयनगर के रूप में बताया है। आगे डीएसपी ने बताया है कि तीनों अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एवं फायरिंग कर दुकानदार को भयभीत कर गल्ला से 30 से 40 हजार रुपया, जिसमें नेपाली एवं भारतीय रुपया था, उसे लूटकर भगाने में तीनों सफल हो गया। पुलिस ने जब दोनों अपराधियों को पकड़कर पूछा तो उसके पास से लूट के 4000 रुपया पाया गया। आगे अन्य रुपए के बारे में पूछने पर दोनों ने तीसरे अभियुक्त राकेश कुमार राय का नाम बताया और कहा कि बाकी के रुपए और पिस्टल उसी के पास है। आगे डीएसपी विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त कांड में प्रयोग किए गए बाइक को जब्त कर लिया गया है और दोनों के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। दोनों अपराधियों को लूटपाट के दर्ज मामले के विभिन्न धाराओं के आधार पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 15/5/2025 को जयनगर बाजार स्थित एक बर्तन व्यवसायी हैं दीपक, उनके यहाँ जो है घर में घुसकर 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर 30 से 50 हजार रुपया लूट लेने की बात घटना कारित की गई। इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए जयनगर थाना कांड संख्या 166/25 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में एक SIT टीम गठित की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 2 अपराध कर्मियों को बलडीहा के आसपास जो है 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जो है होंडा साइन, उसको भी रिकवर की गई और लूट का जो रकम है दोनों व्यक्तियों के पास से 4000 रुपया जो है बरामद किया गया। इस प्रकार यह त्वरित कार्रवाई की गई है। इस कांड में संलिप्त जो अपराधी हैं उनका नाम है सतीश कुमार उर्फ नारद, पिता कामेश्वर राय, बलडीहा का रहने वाला है, और दूसरा अभियुक्त जो है बबलू राय, पिता योगेंद्र राय, बलडीहा का रहने वाला है। दोनों अपराध कर्मियों ने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया है और इसमें एक इनका सहयोगी है जो अभी फरार चल रहा है और हथियार की रिकवरी के लिए हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही इसमें भी हम लोग की उपलब्धि मिलेगी। सर, प्राथमिकी में रुपये का कुछ दर्ज अलग था? पर प्राथमिकी में जो है तकरीबन 30 से 50 हजार का दर्ज किया गया था। अभी हम लोग अनुसंधान के क्रम में जो है 4000 रुपया रिकवर किए हैं और तीसरा व्यक्ति है, इन लोगों ने बताया है कि उसके पास शेष राशि है, तो जल्द ही वो भी गिरफ्तारी की जाएगी।